स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाने में मसरूफ। विक्रम लैंडर से कुछ मीटर की दूरी पर जुटा रहा है जानकारियां। इसरो ने जारी किया प्रज्ञान रोवर का नया वीडियो। दो देशों की सफल यात्रा से वापसी पर दिल्ली में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े लोग। पीएम ने कहा, साथ लाया हूं चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया भर की बधाइयां। देश से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते रहने को कहा। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी शाबाशी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति और चंद्रयान 2 के लैंडिंग स्थल को तिरंगा मिला नाम। देश हर साल 23 अगस्त को मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तमिलनाडु के मदुरै में रेल कोच में लगी आग। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई अन्य हुए घायल। अवैध रसोई गैस सिलेंडर के प्रयोग से लगी आग। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। घटना की भी जांच के दिए आदेश। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को किया संबोधित। अमित शाह ने अशोक गहलोत सरकार पर किए जोरदार हमले। कहा, लाल डायरी के अंदर छुपे हुए हैं काले कारनामे। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एच.एस. प्रणॉय खेलेंगे पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल। थाईलैंड के कुल्लावत विदित सार्न से होगा मुकाबला। प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड विक्टर एक्सेलसन को हराकर पदक किया था पक्का। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाने में मसरूफ है। विक्रम लैंडर से कुछ मीटर की दूरी पर ही ये जानकारियां लगातार जुटा रहा है। इसरो ने इससे संबंधित प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो भी जारी किया है। इसरो ने इस वीडियो को जारी करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। दो देशों का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली लौट आए हैं। दौरे से वापसी में प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। वहीं पीएम मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी के सांसद शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए लोग एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत के लिए उमड़े लोगों को संबोधित किया और कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को उन्होंने सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से इस मिशन की कामयाबी पर बधाई के संदेश लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में और नया भारत
नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु का रुख किया और वो सीधा इसरो सेंटर पहुंच गए। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात उन्होंने की और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भी उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पल बहुत ही बड़ा है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। वहीं प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 21वीं सदी में भारत की ये क्षमता स्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत ने चंद्रमा के डार्क जोन पर जाकर रोशनी की है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है।
कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का HAL हवाई अड्डे के बाहर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने एकत्रित नागरिकों को जय जवान जय किसान के साथ अपना संबोधन शुरू किया और इसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में भी भारत की अभूतपूर्व सफलता को लेकर समान उत्साह है। वहीं वाराणसी में चल रही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए कहा कि बुद्ध ने अपना पहला संदेश यहां दिया। हमें अपने संस्कृति पर गर्व है और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2014 के बाद विदेशों से तमाम कलाकृतियों को वापस लाया गया। ये हमारी सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। वहीं तमिलनाडु में आज सुबह मदुरै यार्ड में एक रेलवे कोच में अचानक आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस कोच में कुल 65 यात्री उस दौरान सवार थे। सुबह 5:15 बजे ये घटना उस समय हुई जब ये रेलगाड़ी रामेश्वरम से लखनऊ वापस लौट रही थी। इस कोच में उस समय आग लग गई जब यात्रियों ने चाय और नाश्ता बनाने के लिए अवैध रसोई गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि किसी अन्य कोच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि आग लगने वाले कोच को अलग कर आगे की यात्रा के लिए मदुरै स्टेबलिंग लाइन पर खड़ा कर दिया गया। 7 घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई। दुर्घटना की व्यापक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के गंगापुर सिटी में इफ्को द्वारा आयोजित सहकारी किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसान बजट 22,000 करोड़ रहता था, पर मोदी सरकार के आते ही ये बजट 6 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो गया। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने अशोक गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लाल डायरी से बहुत डरते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वो लाल डायरी से क्यों डरते हैं और इसके अंदर ऐसा क्या छुपा है। गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा
वो लाल डायरी के अंदर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस स्कूल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जिसने छात्रों से अपने सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। बाल अधिकार निकाय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे को उसकी शिक्षिका द्वारा अन्य बच्चों से पिटवाया गया। इस घटना का हमने संज्ञान लिया है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर दोनों को ही नोटिस किए हैं। उन दोनों से पृथक पृथक जांच करके रिपोर्ट आहूत की है। हमने पुलिस को निर्देश किया है कि ये प्राथमिक रूप से धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है। इसमें एफआईआर दर्ज करें, मामले को इन्वेस्टिगेट करें और हमको बताएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों पर आक्रमण या मुस्लिमों पर प्रहार, मैं तो ये कहूँगा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले, हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं? वो अत्याचार मानते हैं? वो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सब का, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यक हो तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके काम के कारण आए, ईमानदारी के कारण आए, पारदर्शिता के कारण आए हैं। तभी तो भारत दुनिया की 10वीं से सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने राज्य में हर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित किया है। प्रदेश में कांग्रेस का शासन यहीं पे देखिए ना, बीमारू राज्य कहलाता था। मैं पूछ रहा था बाहर युवाओं से कि तुम्हें पता है कि बीमारू राज्य था? कहते नहीं सर, हमारी उम्र तो 18 साल है, उससे पहले बीमारू था। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, जो 24-25 साल वाले भी हैं, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय के समय क्या हालत थी जी यहाँ की। इसीलिए किताबें युवाओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय रहते करते हैं। वहीं भोपाल में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रित प्रथम एवं द्वितीय संस्करण पर पुस्तक का अनावरण किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इन पुस्तकों का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील की कि सभी को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में 3 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रदेश के विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड से राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में जगह मिली। एक सादे समारोह में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने तीनों विधायकों को शपथ दिलाई।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज की कीमतों को लेकर कहा कि किसान को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और इस फैसले से किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी किसान को कम दाम ना मिले, इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। आज मैं किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने आने वाले परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय किया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी है कि किसी भी किसान को दाम कम न मिले, इसका पर्याप्त प्रबंधन किया गया है और नेफेड प्याज खरीदने का काम कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादर और नगर हवेली में पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसके तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देव का नमो पथ पर मानसून फेस्टिवल सांस्कृतिक परेड का शुभारंभ प्रशासन प्रफुल्ल पटेल ने किया। इसमें कई राज्यों के कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। परेड में 600 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग भी जुटे। बॉलीवुड के गीतकार देव कोहली का आज 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने करियर के दौरान देव कोहली ने फिल्म मैंने प्यार किया, बाजीगर, जुड़वा 2, मुसाफिर, शूट आउट एट लोखंडवाला, टैक्सी नंबर 911 जैसी 100 से ज्यादा हिट फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। और अब बात खेलों की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एच.एस. प्रणॉय पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। सेमीफाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त प्रणॉय का सामना 3री वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थाईलैंड के कुनलावत विदितसॉर्न से होगा। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर एक्सेल्सन को शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ ही प्रणॉय ने एक पदक भी पक्का कर दिया। वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पुरुष खिलाड़ी हैं। वहीं कुल मिलाकर ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक है। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।